तीन नंदों की एक सौतेली भाभी। खाने की मेज पर बैठी कीर्ति गुस्से से चिल्ला रही थी। अरे कहाँ मर गई मेरी निठल्ली ननद रानियों। दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है और तीन तीन ननद के रहते मुझे एक कप चाय नहीं मिली। अनु, ये जल्दी से भाभी को चाय दे आ। ठीक है दीदी, मैं जाती हूँ। अनु जल्दी से चाय की कप अपनी भाभी की ओर बढ़ाती है। ये लीजिए भाभी चाय। अरे एक सुबह से तुम तीनों कहाँ झक मार रही थी जो 8 बजे चाय मिली है। सॉरी भाभी, वो आँख खुलने में जरा सी देर हो गई। ये सुनकर कीर्ति सामने रखा काटा चमचा अपनी ननद की नाखूनों में चुभोते हुए कहती है, सफाई है नहीं सुननी मुझे। आज के बाद फिर कभी देर से आँख खुली ना तो तुम तीनों की आंखें नोचकर गली के कुत्तों को खिला दूंगी। आह भाभी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है भाभी। छोड़ दूं? ले छोड़ दिया। ऐसा बोलकर कीर्ति अपनी ननद को जोर से धक्का मार देती है, जिस कारण से अनु का सर दीवार की खुरचन में जा लगता है। तभी कुमुद और निम्मी दौड़ते हुए उसके पास आती है और कुमुद कहती है, कीर्ति भाभी, आखिर आपके खातिर भाव में हम तीनों ननद ऐसी क्या कमी कसर छोड़ देते हैं जो हर दिन आप हमें एहसास दिलाती है कि आप हमारी सगी नहीं बल्कि सौतेली भाभी है। अरे वाह, आज तो इस गूंगी की जमी हुई जुबान चल पड़ी है। किस्सों में सुना था कि खून खून को ही पुकारता है, मगर आज आंखों देखी देख भी लिया। बस अब ये ड्रामा बंद करो और काम पर लग जाओ। जाओ जाकर मेरे लिए दाल बाटी चूरमा बनाओ। अगर स्वाद में कोई भी कमी आई तो तुम्हारी भाभी का असल सोतेलापन देखने को मिलेगा। तुम तीनों की हड्डियों का चूरमा बना दूंगी। चलो निकलो। अपने तीनों ननद को धमकाकर कीर्ति अपने कमरे में चली जाती है। वहीं कुमुद चोट खाई अनु के सर पर पट्टी बांध देती है। दर्द हो रहा है ना? ये घाव तो भर जाएगा कुमुद दीदी, मगर वो जख्म हमारी सौतेली भाभी हम ननद पर हर दिन बरसाती है। वो टीस बनकर चुभती है। आखिर हम इतने मजबूर क्यों हैं कि हम ये बात संभव भैया को नहीं बता सकते? क्योंकि अगर भैया को भाभी के सौतेले सुलूक के बारे में पता चल गया तो वो भाभी को छोड़ देंगे। क्या तुम चाहोगी अनु कि हम बहनें भैया के बसे बसाए घर के टूटने बिखरने का कारण बने? कभी नहीं दीदी, भैया के बहुत एहसान है हम पर। वो तो हम पर जान छिड़कते हैं। माँ का आंचल छूटने के बाद उन्होंने ना कभी सौतेलेपन की हल्की झलक भी नहीं पड़ने दी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें ऐसी भाभी मिलेगी, मगर अब यही हमारा भाग्य है। इसे रोकर या हंसकर काटना सीख लो। कीर्ति के कहे मुताबिक बेचारी ननद उसके लिए खाना बनाकर कमरे में ले आती है। भाभी खाना खा लीजिए, रख दे यहाँ। खाना परोसकर बेचारी ननद जैसे ही दरवाजे से बाहर जाने लगती है, जुल्मी भाभी पास पड़ा पिलो उनकी ओर फेंकती है। अरे ओ निकम्मियों, कहाँ चल दी? जब तक मैं खाना खाना लेती तुम तीनों सर झुकाकर नौकरों की तरह मेरे सामने खड़ी रहो, समझी? जी भाभी। ऐसे ही समय ढलता है। अगली सुबह अचानक संभव की नजर अनु के चोट पर घिराती है। अरे गुड्डी, ये तुझे कैसे लगी? भैया। अनु अपने भाई को सब कुछ बता देना चाहती थी, तभी कीर्ति उसे आंख दिखाती है। अगर मेरी इस निकम्मी ननद ने संभव के सामने मुंह खोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ कर कीर्ति। जी ये क्या बोलेंगी? भले कदकाठी बढ़ गई है मगर बचपना नहीं गया। तुम्हारी बहन का कल शाम सीढ़ी पर उछल कूद करती हुई नीचे उतर रही थी, पैर फिसला और चोट खा बैठी। क्यों अनु, क्या जरूरत थी सांप सीढ़ी खेलने की? अरे कीर्ति, एक तो मेरी बेचारी बहन को चोट लग गई है और ऊपर से तुम इसे 4 बातें सुना रही हो। अरे हम ननद भाभी के बीच की ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है। अच्छा मैं चलता हूँ। संभव को दफ्तर के लिए निकलते देरी भी नहीं होती है कि कीर्ति का कहर शुरू हो जाता है। वो अनु का गला दबाकर उसे टॉर्चर करने लगती है। भाभी मुझे छोड़ दो प्लीज। अनु की बच्ची, बहुत शौक है ना तुझे नखरीली ननद बनने की? इसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। चल, आज जब तू सारा दिन स्टोर रूम में सड़ेगी ना तभी जाकर तेरी ऐठ मिटेगी। ऐसा कहकर कीर्ति अनु के बाल पकड़कर उसे घसीटकर स्टोर रूम में बंद कर देती है। अपनी भाभी की ऐसी बेरुखी देखकर कुमुद और निम्मी की आंखें भर आती है। भाभी आप ऐसा क्यों कर रही है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अनु पर ऐसा गजब मत ढाओ। ज्यादा बहन बहन की ना तो दोनों को धक्के मारकर बाहर कर दूंगी। मैंने जरा सी ढील क्या छोड़ दी? तुम तीनों के तेवर ही बदलते जा रहे हैं। ये इसकी सजा है।
ऐसे ही समय ढल जाता है। सौतेली भाभी कीर्ति किसी न किसी बहाने अपनी लालची ननद के साथ जुल्म और ज्यादती किया करती थी। इस सच से अनजान संभव की आंखें अपनी बहनों की शादी का ख्वाब बुन रही थी। फिर एक सुबह संभव कहता है, कुमुद, अनु, निम्मी, देखो मेरी बहनों, अब तुम सयानी हो चली हो, तो इसलिए अब तुम्हें अपने भैया का घर छोड़कर साजन के घर जाना है। जानती हो ना कीर्ति, तुम्हारे तीनों ननद के लिए बड़े ही ऊंचे घर के रिश्ते आए हैं। अब तो चाहे सारी जमा पूंजी झोंकनी क्यों न पड़ जाए, उनकी शादी तो वहीं होगी। अपनी तीनों सौतेली ननद के लिए संभव की एक ख्वाहिश कीर्ति को खटकने लगती है और वो तलवे मसलते हुए कहती है, इससे पहले कि मेरा भोंदू पति सारे पर मेरी नकारी भिकारी ननद का घर बसने में निछावर कर दे, मुझे अब अपनी आखिरी दाव चलनी होगी, जिससे मेरे सर से ये कबाहट भी हट जाए और पैसे भी आ जाए। कीर्ति के मन में ननद नाम के बोए नफरत के बीज इस तरह जड़ पकड़ लेते हैं कि सौतेली भाभी कीर्ति सही गलत के फर्क फासले को भूलकर अपनी गरीब लाचार ननद की सौदेबाजी पर उतर आती है। ये देखो वसूली भाई, बिल्कुल खरा सौदा है। अरे वाह कीर्ति मैडम, तुम्हारे तीनों ननद तो चुपड़ी हुई मक्खन की जैसी है। ये लो रकम। भाभी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? कीर्ति कुछ भी कर सकती है, और जब तुम जैसी सौतेली ननद के बदले करारे नोट मिले तो फिर बात ही निराली है। इतने के बाद वसूली उन्हें लेकर जाने लगता है। तभी संभव वहां आ जाता है और तीनों बहनें हाथ छुड़ाकर भागती हुई उससे लिपट जाती है। अच्छा हुआ संभव भैया जो आप समय रहते आ गए, वरना भाभी ने आज हमें बेच ही दिया था। ये सुनकर संभव के पैर लड़खड़ा जाते हैं, जिसके बाद कुमुद, अनु और निम्मी उसे शुरुआत से कीर्ति के सौतेले स्वभाव का कच्चा चिट्ठा बताती है, जिसे सुनकर संभव की आंखों में खून उतर आता है। एकाएक वसूली वहां से भाग निकलता है और तभी संभव कीर्ति को एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारता है। मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम सौतेलेपन की आड़ में मेरी बहनों का सौदा तक करने पर उतर आओगी। आई एम सॉरी संभव, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन हरकतों के बाद भी तुम पर भरोसा कर सकूंगा? इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। कुमुद, निम्बी, अनु, बस एक बार अपनी भाभी को माफ कर दो। कभी नहीं भाभी, आपने आज जो हम तीनों ननद के साथ किया था उसे हम कभी नहीं भूल सकती। भगवान के घर भाभी का दर्जा माँ के बराबर होता है, मगर आपने तो अपनी ननद की बोली लगा दी। क्या नहीं किया आपके लिए हमने। आपकी खातिरदारी में एक भोर की जाग कर रात की ढलान तक हम एक पांव पर नाचते रहे, यहाँ तक कि आपकी मार पिटाई भी हंसकर सह लिया, मगर इसके बाद भी हम आपके मन में हमारे लिए बनी नफरत को मिटाने में नाकामयाब रहे। अब आप यहाँ से चली जाइए। इस तरह कुमुद ने हर बार की तरह इस बार हालातों से समझौता करने की बजाय गलत के खिलाफ आवाज उठाई। वहीं समय रहते सच संभव के सामने आ गया और आखिरकार कीर्ति को उसके किए की सजा मिल गई, मगर अपनी भाभी का सौतेलापन भूलने में तीनों ननद को एक अरसा लग गया। पूरे परिवार का पेट पालने वाले पंकज पर घर की सारी जिम्मेदारी थी। बच्चे राजू और मीनू का स्कूल का खर्चा, घर के राशन पानी और माँ सरला की दवाई का खर्चा, ये सब पंकज अपनी छोटी मोटी किसानी करके बाजार में सब्जियां बेचकर पूरी करता था। बहुत कम गुजारा होता था, सिर्फ 2 वक्त की ही रोटी का इंतजाम हो पाता था। दरअसल अपना कोई खेत जमीन न होने पर पंकज की पत्नी हेमा ने घर के आंगन में ही टमाटर, धनिया, पुदीना, आलू, करेले की खेती कर रखी थी, जिसे पंकज बेचने जाता था। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो, धनिया 5 रुपए की गड्डी, टमाटर, पुदीना, आलू ले लो, ले लो, ले लो। आइए आइए, ताजी ताजी हरी सब्जियां लीजिए, रसीले टमाटर लीजिए, देसी टमाटर लीजिए। सुनो भाई साहब, टमाटर तो बड़े लाल लाल हैं, जरा 1 किलो कर देना। मुझे आधा किलो करेले तोल दीजिए। मीनू बेटा, आधा किलो करेला तोल देना, मैं टमाटर तोलता हूँ। इस तरह उसकी थोड़ी बहुत सब्जी मंडी में बिक जाया करती थी। सब्जी बेचने के बाद वो अपनी बेटी के साथ अब घर लौटता है। हेमा उसे पानी पिलाकर कहती है, अच्छा, क्या हिसाब बना आज आपका? अरे जो रोज होता है वही सब बनेगा ना। मैं कौन सी अपने खेत की सब्जियां उठाकर 10-15 किलो बेचने जाता हूँ। 4-5 किलो होती हैं, वही बेचता हूँ। माँ, मैंने मंडी में देखा है, और भी तो लोग सादा सादा सब्जी बेचते हैं, आलू, टमाटर, प्याज, भिंडी। हम क्यों थोड़ा थोड़ा बेचते हैं? अब तुझे क्या बताऊं बेटा। अजी, आप ऐसे कब तक थोड़ी बहुत सब्जी बेचकर 200-300 रुपए लाएंगे? इसमें तो न माँ जी की दवाइयाँ आ सकती हैं, न बच्चों की स्कूल की फीस जा सकती है।
घर का राशन भी तो देखना है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि खुद की जमीन लेकर उस पर खेती बाड़ी कर सकें। 4 दिन बाजार जाते हो, जिससे खर्चा भी 4-5 दिन ही चलता है। फिर 15 दिन सब्जी उगाने में चले जाते हैं। बहू ठीक कहती है बेटा। अरे तो मैं क्या करूं? जितना होता है उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। मम्मी, पापा, आप चिंता मत करो, एक दिन हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। तुम्हारा घर भी बन जाएगा और हम पर अपना खेत भी होगा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आंगन में सास बहू मिलकर छोटे छोटे पेड़ पौधों में पानी डाल रही थी। मीनू और राजू अपने पेड़ों को देखकर कहते हैं, माँ देखो, जब हम पैदा होने वाले थे तो पापा ने इस पेड़ को उगाया था। जब से कुछ नहीं होगा, पर जब हम खेलने लग गए तो देखो अब ये कितना बड़ा हो गया और इस पर छोटे छोटे कच्चे आम भी आ गए हैं। 2-3 महीने में ये जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो पापा आम को बेचकर पैसे ला सकते हैं। हाँ माँ, फिर हम भी मजे से आम खाएंगे। सोच तो यही रही हूँ, 2-4 महीने बाद ये आम ठीक से उग जाएंगे। कम से कम इनका अचार बना लूंगी और आम पक जाएंगे तो ये भी मंडी में बेच देंगे। हमें इसे अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। बहू, अचार से याद आया, तुझे मिर्च का अचार बनाना आता था ना? फिर मिर्च उगाई तूने? नहीं माँ जी, अभी उगाना है मुझे। घर का काम, बर्तन, कपड़े धोना, इन सब से फुर्सत नहीं मिलती जो मिर्च के बीज बो दूं, क्योंकि इनके पापा को भी मिर्च का अचार बहुत पसंद है और बाजार में कोई अचार बेचता नहीं है, तो अच्छी कमाई हो जाएगी। मम्मी चिंता मत करो, हमने मिर्च के बीज बो दिए हैं। थोड़ी टाइम बाद मिर्च का पौधा उग जाएगा, फिर आप मिर्च तोड़कर अचार बनाना। हाँ ठीक है, पर तुमने कहाँ बो दिया? माँ, हम दोनों ने मिलकर ना इस आम के पेड़ के पास ही बो दिया। कैसे बच्चे हो, आम के पेड़ के पास क्यों किया? यहीं पर कहीं कर लेते। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। थोड़ा समय बीतता है। पंकज 1 हफ्ते में आंगन की सारी सब्जियां 2-4 दिनों में बेच देता है, जिससे वो थोड़ा बहुत राशन ले आता है, पर अपनी माँ की दवाई नहीं ला पाता। वो कहती है, अरे बेटा, तुझे पता है मुझसे कोई काम नहीं होता, घुटुअन में बहुत दर्द होता है, तो दवाई क्यों नहीं ला रहा खरीद के? 20-25 रुपए की आती है। माँ क्या बताऊं, मेरी ऐसी हालत हो गई है ना कि मैं आपकी दवाई ला पाया न बच्चों की फीस। आपने फीस नहीं दी बच्चों की? मैडम बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने की कह रही थी। वो तो मैंने ही 2 दिन की मोहलत मांगी थी उनसे। तुम चिंता मत करो, मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। वो सभी बात कर रहे थे कि दोनों बच्चे स्कूल से वापस आ जाते हैं। उन्हें देखकर हेमा कहती है, क्या हुआ बच्चों, तुम स्कूल से वापस कैसे आ गए? अभी 2 घंटे नहीं हुए हैं स्कूल भेजे हुए तुम्हें। माँ, हमारी कॉपी भर गई थी और राजू ने काम नहीं किया और फीस भी जमा नहीं हुई, इसीलिए प्रिंसिपल मैम ने हम दोनों को स्कूल से निकाल दिया। उन्हें पता है अभी कोई सा भी खर्चा हम नहीं कर सकते। हाँ माँ, पापा, दादी, इसलिए प्रीति मैम बोली घर पर बैठो। देखा, हमारी गरीबी की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे हमारी तरह ठोकर खाएं अपनी जिंदगी में। हेमा की बात पंकज को परेशान कर देती है। अब उनके घर की परिस्थितियां पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। घर में एक रात उन्हें भूखा सोना पड़ता है। वहीं पेड़ के कच्चे आम देखकर सरला कहती है, चिंता मत करो बच्चों, हमारी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। बहू, इस कच्चे आम का अचार बना लेते हैं, बाकी आम कुछ दिनों में पक जाएंगे तो पंकज उन्हें बेच देगा। हमारी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। हाँ माँ जी, कल हम उनसे आम तोड़वा लेंगे, अभी शाम हो चली है। उनकी ये बात 2 चोर सुन लेते हैं और रातों रात सारे आम के पेड़ से कच्चे आम ले जाते हैं। अगले दिन उन्हें अपने आम के पेड़ पर एक आम भी नहीं दिखता, जिससे पूरा परिवार और परेशान हो जाता है। हे भगवान, किसकी नजर लग गई हमें? लुट गए हम, बर्बाद हो गए। हे भगवान, तूने हमारे साथ ऐसा अनर्थ क्यों किया? मेरा एकमात्र सहारा भी खत्म हो गया, पता नहीं किसने आम चुरा लिए। अब क्या होगा राजू? मम्मी पापा तो बहुत परेशान हो गए। तभी सरला बहू बच्चों को घर में ले जाती है, पर घर के खर्चे के बारे में सोच सोचकर पंकज आम के पेड़ के पास बैठकर बहुत रोता है। उसके रोते हुए आंसू उस जमीन में गिरते हैं, जिससे अचानक से उस पेड़ पर एक रोशनी चमकती है और उन सोने की मिर्चियां लटक जाती हैं और जादुई पेड़ कहता है, पंकज, और कितना रोओगे?
क्या मैं टमाटर और आम का जादुई पेड़ भी लगा दूं यहाँ पर? जरा यहाँ देखो। तभी आवाज सुनकर पंकज पेड़ की ओर देखता है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये पेड़ बोल कैसे सकता है और उस पर सोने की मिर्ची कैसे हो सकती है? मैं बताता हूँ। तुम्हारे बच्चों ने इतनी मेहनत से यहाँ मिर्च का पौधा उगाया और तुम इतना रो रहे थे कि तुम्हारे आंसू मेरे पेड़ की जड़ में चले गए और मैं जादू से सोने की मिर्च का पेड़ बन गया। अब तुम जितना मर्जी चाहे इन सोने की मिर्ची को लेकर सुनार पर बेचो और इससे अपने घर की सारी स्थिति ठीक कर लो। बच्चों को स्कूल भी भेजो और घर भी बनवा लो। क्या क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई सोने की मिर्ची पेड़। तभी पंकज सोने की मिर्ची को तोड़कर अपने घर में सबको दिखाता है। अरे ये सोने की मिर्च यहाँ कैसे आई? लॉटरी लग गई क्या? अरे यही समझ लो, अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तभी पंकज उसे जादुई सोने की मिर्च पेड़ के बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद वो उन सोने की मिर्चों को सुनार पर बेचकर घर में खाने के लिए ढेर सारा राशन और माँ की दवाई ले आता है। अगले दिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाता है, जिसके बाद उसके दोनों बच्चे पढ़ने जाते हैं। मम्मी पापा थैंक यू। अब हम बड़े वाले स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। आपकी वजह से ही हो पाया है ये सब। देखना हम दोनों अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, पंकज जी मैं सोने की मिर्ची तोड़ लेती हूँ ताकि आप नया खेत ले लो और वहाँ पर काम कर लो। वैसे हमें करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम मेहनत भी साथ में ही करेंगे। हाँ तुम ठीक कहती हो। ये कहकर हेमा जादुई सोने की मिर्चियों को तोड़कर एक जमीन ले लेती है, जिसमें अच्छे खाद डालकर वो सब्जियां उगाते हैं और अपने लिए अच्छा खासा नया घर बनाते हैं। साथ ही उन सोने की मिर्ची को बेचकर वो गरीब लोगों की रोज मंदिर जाकर मदद भी करते हैं, उन्हें खाना भी बांटते हैं, जिससे उनकी सुख समृद्धि और दुगनी हो जाती है। चलो बेटा, एक भूखी बुढ़िया को खाना खिलाकर तुमने बहुत उपकार किया है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अरे माताजी, आप तो मेरी माँ समान हैं, ऐसा मत कहिए। इस तरह वो अपनी जादुई सोने की मिर्ची से सबका भला करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। साथ ही किसी को इनके इस राज के बारे में पता नहीं चलता।